बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार प्रणाम। शाम के 7 बज चुके हैं। 10 के दम में हम फिर से हाजिर हैं बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को लेकर के। जब आप बात करते हो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी इसे आप कह देते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के सवालों की संख्या होगी 10। आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी से भी जरूर जुड़े। वहाँ पर महत्वपूर्ण PDF फाइल्स और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है उनके लिंक्स वहाँ पर मैं शेयर कर दिया करता हूँ। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 8081743734 पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत वेलकम है, नमस्कार है, प्रणाम है जो भी यहाँ पर क्लास में जुड़ रहे हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले सवाल पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है ज़रा ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, ये कहते हैं कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT माफ़ी चाहेंगे TAT का विकास किसने किया है। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट करके आप इसे बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसे? थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। अब यह आपके आंसर आने शुरू हो गए हैं यहाँ पर कि आखिर ये TAT टेस्ट जो है वो पर्सनालिटी मेजरमेंट को लेकर के जब जब हम बात करते हैं व्यक्तित्व परीक्षण के मापन में यूज़फुल, तो साइमंड ने दिया है, हॉल्ट्जमैन करके लिखा है, बैलॉक महोदय करके है, लियोपोल्ड बैलॉक करके जिनको हम बोलते हैं, और यहाँ पर आप मरे महोदय या मुरे करके आप इन्हें बोल देते हैं। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आने शुरू हो गए हैं दोस्त। जब हम बात करते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला टेस्ट, ये दिया गया था जब हम बात करते हैं मॉर्गन को लेकर के। हेनरी मुरे और मॉर्गन करके नाम था, जिन्हें हम लोग क्रिश्चियन डी मॉर्गन करके बोलते हैं। ये आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थे। 1930 में इनके द्वारा ये TAT टेस्ट या TAT परीक्षण जो है वो बताया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जब हम बात करते हैं, आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ हमेशा, तो एक सवाल अभी से जान लीजिए कि क्वेश्चन आपका ये है कि TAT टेस्ट तो मरे और मॉर्गन महोदय ने दिया है, जो चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट होता है CAT टेस्ट, ये किसने दिया? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप यहाँ तो कमेंट कर ही रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आप अलग से वीडियो के नीचे जो आपका कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर भी आप ज़रूर लिखिएगा। भाई सेकंड क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, इनमें से कौन सा वृद्धि और विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने कि वृद्धि विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत आपका वर्गीकरण का सिद्धांत है। क्लासिफिकेशन, ये कॉन्टिन्यूटी की थ्योरी है पहला ऑप्शन में। दूसरा है क्लासिफिकेशन का समन्वय स्थापित करना आपका। तीसरा है वैयक्तिकता, जब इंडिविजुअलिटी को लेकर के बात करते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि कौन सा वृद्धि या विकास के सिद्धांत से जो है वो रिलेट नहीं करता है। बहुत बढ़िया। तो जब जो हम यहाँ पर बात करते हैं, मैं आपको बता दूं जो BF स्किनर महोदय थे, बुरहस्ट फ्रेडरिक स्किनर, इन्होंने बोला देखो ऐसा है, विकास जो है वो एक क्रमिक आपका है, क्रमिक रूप से चलता है और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया के रूप में इन्होंने माना। और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई, समन्वय, वैयक्तिकता, परिवारजकता को लेकर के जब हम बात करते हैं, निरंतरता की जब बात करते हैं, सारी बातें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जब बात करते हैं तो वर्गीकरण का आपका सिद्धांत जो है, क्लासिफिकेशन वाली बातें जो है वो देखने को नहीं मिलती वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में, जो कि बताई गई ऐसे में बुरहस्ट फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो B आएगा। स्क्रीन पर मैंने वो चीज़ लिख दी है। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि साइकोलॉजी का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान। लो भाई, मनोविज्ञान। अगर हम साइकोलॉजी को लेकर के बात करें कहाँ पे, एजुकेशन की फील्ड में, तो सबसे बड़ा योगदान है क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा यानी कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन। टीचर ओरिएंटेड है आपका। क्रिया यानी कि कोई एक्टिविटी बेस्ड, जो भी एक्टिविटी ओरिएंटेड बोल सकते हो। और लास्ट है आपका चाइल्ड सेंटर्ड या चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। तो जब आप इस समय के एरा की बात करते हो, अभी क्या था कि पहले के ज़माने में, थोड़ा सा आप पुराने समय में जाएंगे तो प्राचीन समय में जो शिक्षा का प्रकार था वो शिक्षक केंद्रित हुआ करता था। गुरुजी जिस तरीके से क्लास को हैंडल करते थे, काम होता था और आगे बढ़ता था। वैसे ही है, आपको दे दिए छपकी लेकर के आए, छपकी आ दिए जो है, आप समझ रहे कि नहीं? तो पहले कुछ इस तरीके से चीज़ें चलती थी। आज आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अकॉर्डिंग टू जो भी आपका चाइल्ड है, स्टूडेंट है, उसके हिसाब से आपको चलना होता है। तो आज का जो दौर है वो CCE का है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन नहीं है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ से आपका आएगा वो बिल्कुल सही है। हमने कहा एक और चौथा सवाल आपसे इन्होंने क्या पूछा है कि लर्निंग में जब हम बात करते हैं यानी अधिगम में, किसने तत्परता का नियम दिया, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। तत्पर होना मतलब रेडी होना होता है। ठीक है,
तो लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में किन्होंने बोला है? पावलोव महोदय हैं, कुत्ते वाले हैं। थॉर्नडाइक हैं, बिल्ली वाले। स्किनर महोदय हैं, यहाँ पर लो भैया कबूतर वबूतर लेके आ गए। टॉलमैन महोदय इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, कबूतर बिलार बिल्ली सब है। तो अधिगम या लर्निंग में जो है लॉ ऑफ रेडीनेस, जब हम प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो प्रभाव का नियम आप कहते हो, फिर आप कहते हो तत्परता का नियम भी उसी में है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और इसी में आप 3 प्रकार के नियम जो आपको देखने को मिलते हैं प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग में। ऐसे ही सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग यानी कि जो गॉड नियम है उसमें आपको 5 नियम देखने को मिलते हैं। तो ये जो लॉज जो ये बताए गए हैं, जो नियम कानून ये जो बताए गए हैं कि बिल्कुल सही है भाई, ये आपका जो है वो E.L. थॉर्नडाइक यानी कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा जो है वो बताए गए हैं। तो आपका जो करेक्ट यहाँ से आंसर आएगा वो भी आएगा। बिल्कुल सही से आप आंसर कर रहे हैं, बहुत बहुत वेलकम है, नमस्कार है, प्रणाम है जो अभी क्लास में जुड़ रहे हैं। यहाँ पे एक 5वां सवाल, प्रेक्षण करना मतलब इंस्पेक्शन से रिलेटेड, यही प्रेक्षणात्मक लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? प्रेक्षणात्मक, ठीक है, जो कि आपका इंस्पेक्शन से रिलेट करता है। तो इंस्पेक्शन लर्निंग एक आप या इंस्पेक्शनल लर्निंग कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है वो किसके द्वारा बताया गया है? वोल्फगैंग कोहलर, B.F. स्किनर महोदय हैं, जॉय पॉल गिलफोर्ड हैं, अल्बर्ट बंडूरा। तो भाई बिल्कुल सही, आपके आंसर आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या है, जब हम इसको बात करते हैं, जब आपकी ये चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, तो इन्होंने बाकायदा बताया हुआ है। ये कहते हैं कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वल्बर्ट बंडूरा ने सीखने की प्रक्रिया में अनेक व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन और नकल करने पर, जो सीखने की बात होती है नकल करके सीखना, उस पर महत्वपूर्ण तरीके से विचार किया या उस पर बल दिया। तो ये जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है कि इंस्पेक्शन करो फिर उनसे सीखो, ये बात अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ही बताई गई है। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपने सही किया होगा। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का प्रथम सोपान यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज विभेदीकरण करना। आप जैसे होता है क्लासिफिकेशन को लेकर के अलग अलग करना, पृथक्करण मतलब आप उसे अलग अलग कर रहे हो, ठीक है। विभेद करना मतलब आप ये भी कह सकते हो अंतर पहचानना एक तरीके से। सामान्यीकरण जनरलाइज करना, उसको प्रत्यक्षीकरण जो है यानी कि परसेप्शन वाली चीज़ों से रिलेट करेगा। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बारे में पूछा है, काफ़ी बच्चे बिल्कुल आंसर आने शुरू हुए हैं भाई, गलतियां भी हो रही हैं। देखिए जब हम संप्रत्यय निर्माण के प्रथम सोपान को लेकर के बात करते हैं कि अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को, जैसे व्हाट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी, अगर हमें ये समझना है एक कॉन्सेप्ट कि आखिर बाल विकास क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम ये जानेंगे, हम ये परसेप्ट करेंगे कि आखिर एग्जैक्टली हमें सीखना क्या है, हमें किस चीज़ के बारे में या किसका प्रत्यय हमें बताना है। आप समझ रहे हो? तो जो प्रत्यक्षीकरण है, जो है एक परसेप्शन वाली चीज़, वो हमारी सबसे पहले हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताए दे रहा हूँ, संप्रत्यय सोपान की जब हम बात करते हैं तो कुछ स्टेप्स जो है वो दिए हुए हैं। सबसे पहले अवलोकन आता है। तो परसेप्शन में आप क्या कर रहे होते हो? प्रत्यक्षीकरण में सामने से आकर के आप अवलोकन ही कर रहे होते हो। अवलोकन की बात हो गई। आप उसके बाद विश्लेषण कर लेते हो। विश्लेषण के बाद इन्होंने तुलना बोला है कि आपने तुलना किया। तुलना के बाद जो है वो पृथक्करण की बात आती है। किसकी? तुलना के बाद पृथक्करण। और फाइनली आप जो है सबसे लास्ट में जो है वो सामान्यीकरण करते हो। क्या करते हो? आप सामान्य गलवा पे लिख दिए, इसके धर के है गुचेड़ दिए एकदम से। तो मैंने कहा आप जब बात करते हो यहाँ पे, तो अवलोकन यानी कि प्रत्यक्षीकरण सबसे पहले, फिर विश्लेषण एनालिसिस, तुलना कंपैरिजन, कंपेयर करोगे आप। उसके बाद पृथक्करण होता है, देन आप नॉर्मलाइजेशन जनरलाइजेशन की बात जो है वो करते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? लो जी, एक और बढ़िया सा सवाल। पाठ प्रस्तावना, आप समझ रहे, जो आप पाठ प्रस्तावना सबसे पहले आप तैयार कर रहे होते हो, सोपान का मतलब स्टेप होता है। तो ये लर्निंग के किस रूल को जो है वो, ये किस रूल पर बेस्ड है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सादृश्यता या फिर साहचर्य का नियम दिया हुआ है। आपके उत्तर आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। जब हम पाठ प्रस्तावना सोपान को लेकर के बात करते हैं, बिल्कुल सही। देखिए है क्या, आप पाठ प्रस्तावना सोपान, अब एक बात बताओ, आप यहाँ पर आए हो तो आप सबसे पहले रेडी हुए होगे ना।
आप तत्पर हुए होंगे कि चलो चलते हैं, 10 कदम वीडियो चल रहा है, आज 10 सवाल कुछ मस्त तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। आप समझ रहे हो, यही सोच के आए होगे ना। तो सबसे पहले तत्पर ही तो हुए आप, सबसे पहले आप रेडी हुए, उसके बाद आपकी बाकी की चीज़ें चली है, मोबाइल फ़ोन लेकर के बाकायदा समय निकाल करके और बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर दोस्त तत्परता का नियम जो है वो सबसे पहले देखने को मिलेगा। आज ज़रूर बताइएगा कि 7/10 जो है, रोज़ तो आसान सवाल होते हैं, धीरे धीरे आपको जो है लेंथी क्वेश्चंस मिलेंगे, 7/10 कौन सा ही करता है, ठीक है। और एक सवाल जो मैंने पूछा है उसका भी आंसर ज़रूर लिखिएगा। 8 नंबर में क्या पूछे भाई, इनमें से किस विधि का उपयोग स्मृति यानी कि मेमोरी मापन में नहीं किया जाता है, यानी कि मेमोरी मेजरमेंट में। आप ये कह सकते हो विच मेथड इज़ नॉट यूज्ड इन मेमोरी मेजरमेंट, ठीक है। तो प्रति आह्वान विधि, आह्वान करना, शुरू करना किसी चीज़ को, पुनः सीखना, फिर से सीखना, पहचान विधि है, कोई रिकग्निशन मेथड है, और तार्किक विधि जो एक रीजनिंग तरीके से आप कोई भी बात को या चीज़ को यूज़ में ला रहे हों। बिल्कुल बताओ भाई, सभी लोग आंसर करिए। तो आपसे इन्होंने पूछा कि मेमोरी मेजरमेंट में यूज़ नहीं आता है, मापन में यूज़ नहीं करते हो जी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ मेमोरी, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी क्या है, स्मृति क्या है। ये कहते हैं कि ये प्राणी की वो योग्यता है जिसके द्वारा वह पूर्व में संपन्न अधिगम प्रक्रियाओं को एकत्रित करता है। आप यही करते हो ना कि अच्छा ये हुआ था, ठीक है ठीक है ठीक है, अब मुझे याद आया, तो ये मेमोरी ही तो है। अगर गजनी बन गए तो कहाँ से याद रहेगा, भूल जाओगे इसे 10-15 मिनट पे। तो बिल्कुल सही है कि वो उन चीज़ों को लेकर के बात करता है। और इसमें जब हम बात करते हैं तो 4 प्रक्रिया जो है वो शामिल होती हैं। फिर से सुनिएगा, यहाँ पर अधिगम जो है, धारणा है, पुनः स्मरण और पहचान। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब जब हम मेमोरी मेजरमेंट की बात करते हैं तो जो 4 चीज़ें आती हैं, आज इसे लिख लो ऐसे में। हमने कहा एक अधिगम करके है आपका, दूसरे में इन्होंने बोला कि वो है आपका धारणा, किसी चीज़ को धारण करना, धारणा होता है ऐसे में। पुनः स्मरण करना, पुनः स्मरण की भी बात इसमें शामिल है आपके। और इसमें एक इन्होंने बोला कि पहचान करना, ठीक है। यहाँ पर जब जब हम बात करते हैं एक चीज़ आपकी कि तार्किक विधि जो है वो इससे फ़िलहाल के लिए रिलेट नहीं कर रही है। मापन में तार्किक विधि वाली बात कहीं भी रिलेट नहीं करती है, बाकी चीज़ें हमारी शामिल होंगी, आएंगी। एक 9 नंबर सवाल में क्या है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज़, केवल इन्फेंसी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी स्टडी करना है, यानी स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो भी आपके इन्फेंसी स्टेज है। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, यानी कि जो हम कॉन्सेप्शन स्टेज से एडोलेसेंस की बात करते हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी स्टडी करना। केवल गर्भावस्था यानी कि कॉन्सेप्शन की जो भी विशेषताएं हैं, या केवल बाल्यावस्था चाइल्डहुड की विशेषताएं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से आंसर करते हुए भाई। ओके, उत्तर सभी का फटाफट आना चाहिए, मज़ा तभी आएगा। तो भाई जब हम बात करते हैं जब जब स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, तो बिल्कुल सही है, आप गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के बारे में किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो अध्ययन करते हो, क्या कुछ उसमें घटनाएं घट रही हैं, वृद्धि विकास क्या कुछ हो रहा है, आप समझ रहे हैं, क्या कुछ क्वालिटी, क्या कुछ क्वान्टिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी बातें जो है वो इसके स्कोप को लेकर के बताती हैं। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आएगा। हमने कहा भाई चलते हैं एक और सवाल की तरफ। तो जो आपसे इन्होंने 10वां सवाल पूछा है, ये कहते हैं कि वो स्टेज जो कि माता के 21 यानी कि 21वें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स के जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण, 21वें गुणसूत्र आप जानते हो 42 होते हैं टोटल, 21 जोड़े ऐसे में, अगर वो अलग नहीं हो पाते हैं, ऐसे में एक बीमारी देखने को मिलती है। उस बीमारी का नाम आपसे पूछा है कि उस बीमारी का नाम बता दीजिए। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, या फिर विल्सन सिंड्रोम करके इन्होंने बताया हुआ है। मेरी बात माफ़ी चाहेंगे, अभी बीच में जो है मैंने 42 नहीं, 21 दूना 42 नहीं, 23 जोड़े होते हैं, 23 आपके पेयर्स होते हैं, टोटल उनकी संख्या 46 होती है, ठीक है। तो जबकि 21वें जोड़े में अगर कुछ ऐसा आ रहा है, जो कमी देखने को मिल रही है, ये किस बीमारी की वजह से है। आप बहुत अच्छे से आंसर करते हुए भाई। तो दोस्त देखिए, होता क्या है कि जो डाउन सिंड्रोम है आपका एक आनुवंशिक विकार है, या आनुवंशिक जनित विकार बोल सकते हो, जो कि हेरिडिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, पहले से ही ये होती हैं, बाद में नहीं होती हैं, एनवायरमेंटल नहीं बोल सकते इन्हें। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है
कहते हैं कि जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है, गुणसूत्र का अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है। इसमें कहते हैं कि ऐसे सामान्यतः जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 जोड़े। लेकिन इसमें क्या होता है कि दिक्कत होती है जो 21वें गुणसूत्र के एक गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण उसे हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी आएगा। उम्मीद करते हैं कि आज स्कोर आपने 7/10 कर लिया होगा। और आज का सवाल मैंने आपसे पूछा है कि ये जो भैया कैट टेस्ट है ये किसके द्वारा दिया गया, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पर फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आशा है कि काफ़ी कुछ चीज़ें आज यहाँ से आपको सीखने को मिली, और तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दिया करें। हम आपसे मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए।